अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान स्टूडियोज़ में गुफ्तगू के लिए मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना साहब, जी जी, क्या बात। मौलाना साहब ऑन एयर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने याद फरमाया और मैं यहाँ गुफ्तगू के लिए बुलाया आपने। अरे मौलाना साहब, शुक्रिया आपका, इतने मसरूफ शेड्यूल में से आप हमारे शो में आए हैं वक्त निकाल कर। ये वक्त खुद ही निकल आया है। हाँ, असल में मेरे सारे फूलों की बैटरियाँ लो हो गई, तो मैंने कहा चार्ज करने से पहले पहले आपसे बात कर रहा था। अगर फोन एक भी बीच में से चार्ज हो तो फिर वक्त कहाँ निकल रहा है आजकल। मौलाना साहब ये सारे फ़ोन आपके? और आपका क्या ख्याल है, मैंने स्टॉल लगाया हुआ है? नहीं, मेरा मतलब है कि एक साथ इतने फ़ोन कैसे सुन लेते हैं? नहीं, एक साथ तो दो फोन ही सुनता हूँ, चूंकि मेरे पास दो ही कान है। तो अगर तीसरा फोन बजे तो उसको कह देता हूँ कि भाई दो ही कान है, वो मसरूफ है, थोड़ी देर बाद कर लेना। हाँ, तो सुनना तो पड़ता है। जब फोन की घंटी बजती है हाँ, तो वो जाहिर है कुछ स्कूल की छुट्टी के लिए तो नहीं बजती ना, वाह वाह। वो इसीलिए बजती है कि मुझे सुना जाए। तो वैसे भी इस वक्त जिस तरह के फोन आ रहे हैं वो सुनने का बहुत मजा आ रहा है। मौलाना साहब, आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए एक्सटेंशन मंगवा देते हैं। बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो हम फोन चार्जिंग के लिए भी एक्सटेंशन के कायल नहीं है। फोन का हमारा डेड होना मंजूर है, मगर हम एक्सटेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो मौलाना, हमने आपका मौक़िफ़ देख ही लिया, यानी आईनी तरमीम में आपकी वजह से हुकूमत के नंबर गेम ही पूरे नहीं हो सके। देखिए, बात यह है कि ये लोग तो हमको सिफर करके बैठे हुए थे, मगर इनको ये मालूम नहीं है कि सिफर की क्या वैल्यू होती है। वाह, सिफर अगर एक के साथ भी लग जाए तो 10 बना देता है, बिल्कुल, वाह 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 और 10 के साथ लग जाए तो 100 बना देता है, वाह और अगर 100 के साथ मिल जाए तो 1000 कर देता है। वाह जी वाह। वो हम तो समझते हैं ना, ये तो कच्चे कलाड़ी है, इनको मालूम नहीं है कि सिफर की क्या वैल्यू है। वाह, ये नादान तो वो वाली गिनती गिनने वाले हैं ना, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83। ये तो 88 पे पहुंच के फिर 79 में घुस जाते हैं, इनका तो 100 ही पूरा नहीं होता। तो हम तो ढाई पाठ करने वाले हैं, उकड़ दुकड़ बाबा पो 80 90 पूरा 100। लेकिन मौलाना साहब, आप एक्सटेंशन के इतने खिलाफ क्यों हैं? मुशर्रफ दौर में तो आपकी जमात इस हक में थी कि एज 65 कर दी जाए। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने हमें पपे कुटली औरत की तरह ताले भी तो बहुत दिए थे ना। और अब खुद ये 65 से 3 हाथ आगे जाना चाहते हैं, बल्कि 3 साल आगे जाना चाहते हैं। 65 से अब 68 होना चाहता है। भाई ये एक्सटेंशन है, कोई टूटा हुआ चित्र नहीं है जो बढ़ता चला जाए। इस तरह अगर एक्सटेंशन का रवाज पड़ गया तो कल कला को पार्लियामेंट भी कह सकती है कि हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। मेरा मतलब है कि ये एक्सटेंशन है, कोई लस्सी नहीं है जिसमें जितना मर्जी पानी डाल के तो बढ़ा लिया जाए। मौलाना साहब फिर हुकूमत ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ना ही समझे। देखे मेरा भाई, हमने एक्सटेंशन की मुकम्मल मुखालफत नहीं की है, हमने एक्सटेंशन में से सिर्फ एक्स की मुखालफत की है, बाकी तो हम भरपूर दे रहे हैं। वाकई मौलाना, टेंशन तो आप भरपूर दे रहे हैं। मगर मौलाना, हुकूमती नुमाइंदे तो अभी भी अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। देखे मोहतरम डब्बा साहब, बात ये है। मौलाना साहब, डब्बा नहीं थैला। यार एक ही बात है ना, डब्बे में भी चीज ला सकते हैं, थैले में भी ला सकते हैं। भाई ये बार बार कोशिश करना तो सब पार्टियों का हक है। वो तो आखिरी अल्फाज में भी कोशिश कर रहे होते हैं। वो तो जब आते हैं तो जाते वक्त उठ के अपने कपड़े झाड़ के फिर एक दफा कहते हैं
तो मौलाना फिर तो आने वालों ना ही समझिए। तो आखिरी ना सुनने के बावजूद जाते हुए गेट कीपर को कहते हैं कि यार मौलाना से बात करो, क्या करते हैं ये? तो ये कोशिश तो हर बंदे का हक होता है, हाँ हाँ जी। जी। मगर ये मैं आपको बता दूं कि मैं अब अपने मुल्क और अपनी कौम के साथ खड़ा हूँ। हाँ जी। हाँ कौम भी एक्सटेंशन नहीं चाहती, मुल्क भी एक्सटेंशन का मुतामल नहीं है, इसलिए हम भी हरगिज इनका साथ नहीं देंगे। बहरहाल मौलाना साहब, इस वक्त तो आपकी रिहाइशगाह होटल के मीटिंग रूम का समा पेश कर रही है। हाँ। एक मीटिंग खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है, यानी बारी बारी सभी मिलने आ चुके। भाई आजकल तो हम सारा दिन वही शेर गुनगुनाते रहते हैं, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर हो सके तो आओ, मेरे घर के रास्ते में एक्सटेंशन नहीं है। वाह मौलाना साहब, वाह वाह। इस वक्त तो हमारा घर बड़े ताए की रिहाइश गाह बना हुआ है, जहाँ ईद वाले दिन सारे बारी बारी सलाम करने के लिए जाते हैं। मौलाना साहब, मुझे तो सबसे ज्यादा पीटीआई वालों का मजा आ रहा है जो आपके घर के चक्कर लगा रहे हैं, और उस वक्त हंसी नहीं रुकती जब डीजल गाड़ी में बैठ के जाते हैं। देखो बात ये है कि ये नादान लोग हैं, बच्चा जो होता है ना, बच्चा उसको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि क्या गलत है और क्या ठीक है, वरना बच्चा बच्चा होता है। बिल्कुल। ये भी सियासत के बच्चे हैं, अच्छा, इनको भी अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारी सियासत की समझ आएगी, इन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि सियासत किस बला का लाभ है। बचपने में ऐसी हरकतें करते रहे हैं, उसका हमें भी सोच के मजा आ रहा होता है कि ये वही लोग हैं जो अबा के घुटनों को भी हाथ लगाते हैं, जो पीछे खड़े होके तो हाथ भी बांधते हैं। तो मेरा मतलब है कि सियासत सियासत है। अब इन्हें मालूम हो गया है कि कभी भी ऐसे अल्फाज, ऐसा फिक्रा या ऐसा मौकफ नहीं इख्तियार करना चाहिए जिससे आपको बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। किसका फोन है मौलाना? असदी है, असदी, असदी? असद कैसरिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आ जाना, आ जाना, आ जाना। ले यार, कोई बात नहीं, जरूर आओ, जरूर आओ। और नहीं भाई, तकलीफ किस बात की, तुम जितनी दफा भी आते हो ना, मुझे उतना ही मजा आता है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वैसे मौलाना, इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा एंजॉय आप कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जितना मजा जर्दे के अंदर से बादाम निकाल के चबाने का आता है ना, इस वक्त हर मीटिंग का उतना मजा आ रहा है। मौलाना साहब, वो मीटिंगें जो हो रही हैं, वो मीटिंग वाले खाना अपना लेके आते हैं या आपका ही खर्चा हो रहा सारा? नहीं भाई, मेहमान आते हैं तो मेहमानों को खिलाना तो सवाब होता है। ये तो है। वैसे इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर उनसे मैं कह दूं ना कि अपना खाना खा के आए, तो वो अपना खा के भी आए और साथ मेरा लेके भी आए। मौलाना साहब, असद कैसर साहब को खूब दावतें दे रहे हैं आप। नहीं, मैं दावतें नहीं दे रहा उनको, हाँ। वो खुद मुझसे मिलते करके दावत ले रहे हैं। नहीं तो वो आप भी तो उनके घर गए थे जोराने के लिए। वो यार मैं चला गया था तो ऐसी कौन सी बात है, वो भी तो बहुत ज्यादा मेरे पास खाने खा चुका है, बल्कि उसको तो पता नहीं कहाँ से खुशबू चली जाती थी कि आज मेरी तरफ दुम्बा कढ़ाई बनी हुई है। वो तो घंटी दबा के तो आवाज देता था, दुम्बा कढ़ाई है। वो तो दरवाजा खोलता था तो एकदम कहता था वो मौलाना है, मौलाना है। मौलाना साहब, अब किसका फोन आ गया? ये छोटा फोन है ना, ये बलावल के लिए रखा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? हाँ ठीक है, ठीक है।
नहीं, कोई ऐसी, अब्बू को भी ले आओ, अब्बू को भी ले आओ। बल्कि मेरी तरफ आते हो तो अब्बू को लेके आया करो, क्योंकि कहते हैं कि सारे पाकिस्तान की सियासत आसफ जरदारी के हाथ में है। तो जब जरदारी साहब हमें रिक्वेस्ट करते हैं तो लगता है सारे पाकिस्तान की सियासत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ले आओ अबू को भी ले आओ, गिलाली साहब भी ले आओ गिलाली साहब। आ जाओ खुदा हाफिज़। बहरहाल मौलाना साहब तुसी जिन्ना मर्जी मजा लवो, मैनू मजा उदों ही आंदा जदों पीटीआई वाले तुहाडे अगे हाजिर हुंदे ने। ये ऐसा बात नहीं है, पीटीआई के अंदर भी अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। और वैसे भी इस वक्त पीटीआई का उस लड़के वाला हिसाब हुआ है जिस बेचारे ने वाईफाई बंद होने की वजह से पूरा दिन अपने घर वालों के साथ गुजारा, और फिर रात को उसको एहसास हुआ कि यार मेरे घर वाले भी अच्छे लोग हैं। अभी मजबूरी की वजह से पीटीआई वाले हमारे पास बैठे हैं, तो उनको ये एहसास हुआ है कि सही सियासत जेजुआई वाले ही करते हैं। बल्कि वो उन्हीं को ही नहीं, सिर्फ इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि जेयूआई जो है ये तो किसी सालगिरह का केक बनी हुई है। सारे उसी के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब सालगिरह का दूल्हा बाहर आए और केक के ऊपर छुरी चलाए। मौलाना साहब अब किसका फोन आ गया? वो शहबाज शरीफ है यार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ओ यार मेरी तरफ क्या करने वाला है, मुल्क चलाओ। बार बार कंडक्टर को सीट पे बिठा के मेरी तरफ आ जाते हो। वही बात कर रही है तो फिर क्या फायदा? तुम्हारी बात वही है, मेरा जवाब वही है। ठीक है, आ जाओ। इसका ये फायदा है कि ये आता है तो कुछ खाता नहीं है। अच्छा। इसको डॉक्टर ने देसी घी मना किया हो, और हमारी हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी में पकती है। मौलाना साहब इस वक्त तो हर शख्स आपके हवाले से बयान दे रहा है। यानी शेख रशीद अहमद साहब ने तो ये कहा कि आईनी तरमीम का पहला राउंड मौलाना साहब ने जीत लिया है। शेख रशीद साहब भी बड़े मजेदार आदमी है, वो हर खेल के अंपायर बन जाते हैं। अब देखो ना क्या ऐलान कर रहे हैं कि पहला राउंड जीत लिया है। भाई आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए, मोहल्ले के लड़के आपका बैट छीन के ले गए, आपको दूसरों के राउंड नजर आ रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी के नबील कबूल साहब कहते हैं कि ये तारीखी रात है जो हमेशा याद रखी जाएगी। भाई पुराना बदला है जो मौलाना साहब हमसे ले चुके। पुराना बदला क्या ले लिया यार? नबील कौन सा मेरे घर के बाहर से मेरा दुम्बा खोल के ले गया, जिसकी मैंने कढ़ाई बना ली थी और नहीं बना सका। अब तो सच के साथ खड़े, अपने मौके पे खड़े, इसमें बदले वाली कौन सी बात? अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि मौलाना किसी दबाव में नहीं आए, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाली पीटीआई के अलावा भी किसी को खराज तहसीन पेश किया। शाह महमूद साहब के पास तो जितना भी खराज तहसील पड़ा होता था वो उठा के तो बाली पीटीआई को पेश कर देते। अब उस वक्त भी इनको समझाते थे कि सितारों से आगे जहां और भी है, नियाजी के अलावा जवां और भी है। तो इसकी तो कोई सीट ही नहीं है, ये क्यों अपना पैकेज जाया कर रहा है? मौलाना अब किसका फोन आ गया? शायद अकाल अब्बासी है। नाज़रीन, या लेते एक छोटी सी ब्रेक। हम तो अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए आ जाती हैं। वो क्या कहती हैं, दिल के फफूले जल उठे
सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी नाजिर मलिक साहब, आज किस चीज पर तबसरा लेकर आए हैं? और ये यहाँ तबसरा क्या लेके आना होता है हमने? अच्छा, हम तो अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए आ जाती हैं। वो क्या कहती हैं? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जिस तरह हम मचल रहे हैं लग रहा है आपको आग लग गई। अरे जब सीना जलता है तो बिराना बढ़ जाता है। हमारी कोई और सुनता भी नहीं सिवाय आपके। तो अब आपको तो मालूम है कि हम टेलीविजन के आशिक हैं। हमारी रगों में खून नहीं ट्रांसमिशन दौड़ रही है। हम तो हर वक्त टेलीविजन के सामने बैठे होते हैं। हमारे यहाँ तो अगर हमारे टेलीविजन के आगे से हमारी बेगम भी गुजरे तो वहां पे जंग शुरू हो जाती है। अच्छा, हमने अपनी बेगम से कहा हुआ है, देखो चलती हुई ट्राली, चलती हुई बस और चलते हुए टेलीविजन के आगे अगर आओगी तो खुद जिम्मेदार होगी भाई। वाह क्या बात। अब ऐसा क्या हो गया जो दिल के फफूले जलाने के लिए आ गए आप? अरे भैया क्या बताएं, टेलीविजन के लोग जो हैं, जो ड्रामा बनाने वाले लोग हैं, जिसको प्रोड्यूसर कहते हैं, या जो डायरेक्टर हजरात हैं, या जो वहां पे लिखने वाले लोग हैं, भाई वो तो कम से कम पढ़े लिखे हैं। चले और कहीं कोई बंदा कोई गलती करता है तो समझ आती है कि भाई जहालत की वजह से हो गया। टेलीविजन पे खास तौर पे इंतहाई पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। उसके बावजूद जब जहालत का मुजाहरा होता है तो भैया बताइए क्या कहें उसको? बताइए खुद बताइए। आप सोफा तब्दील कर लें, इधर आ जाएं आप। जी ये भी ठीक है। आप बैठिए, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। मालूम हो रहा है कि एक भाई दूसरे के ऊपर बैठा हुआ है। आज तो नया चश्मा लगाया मलिक साहब। एक मिनट मियाँ, मांग ना लेना आप हमारा चश्मा। हमें मालूम है तुम्हारी तबीयत का। अच्छा कुछ तो बताइए ना, हम क्या बताएं, आप खुद बताइए। कहना ये चाहते हैं कि जब पढ़े लिखे लोग मक्खी पे मक्खी मारते हैं तो फिर बड़ा अफसोस होता है। एक तरफ को जब चल निकलते हैं, एक तरफ को उधर ही चलते जाते हैं। अरे मियाँ क्या बन गई? यू मीन भेड़ चाल? भेड़ चाल बहुत होती है। एक अरसे तक तो यही भेड़ चाल चलती रही कि सास बहू की लड़ाई। हर ड्रामा देखा सास बहू की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई। हटी नहीं रहे जब तक सारे पाकिस्तान की सासें और बहुएं लड़नी पड़ी, ड्रामे में बंद नहीं हुई लड़ाई। तरबियत दे रहे हैं यार। सही बात। अच्छे टॉपिक ढूंढो। ऐसा अच्छा टॉपिक है, ऐसे ऐसे खूबसूरत उन्वान पे हमारे हमसाया मुल्क में फिल्में बन रही हैं। अब देखिए कि अब क्या शुरू हो गया, ट्रेंड जी गैंग वार दिखाना शुरू कर दी। अब हर ड्रामा गैंग वार पे बन रहा है। गैंग वार बदमाशी, कैसे डॉन होती हैं, कैसे बदमाश होती हैं। अरे भाई क्या प्रमोट करना चाहते हो? एक बन गया बस ठीक है, दूसरा चलो बन गया ठीक, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, आठवां भी। अरे गरीब के बच्चों की तरह आते ही जा रहे हैं। ऐसी का मतलब ये है कि ये जो ठप्पे लगाना है ना, ये अच्छी बात नहीं है। भाई छोड़ दें एक चीज को, एक बार छोटी सी एक आई चिट्योरी निकल गई। अब अगर आप उसी को प्रमोट करना शुरू कर देंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, जैसे सुल्तान राही मरहूम को फिल्मों में बदमाश बना बना के पौना पाकिस्तान हमने बदमाश बना लिया। अरे भाई इसमें आर्टिस्ट का बेचारे का क्या कसूर है? ये लिखने वालों को, बनाने वालों को कुछ थोड़ी बहुत अकल होनी चाहिए कि क्यों हम एक ही बात के पीछे बढ़ जाते हैं। अभी टेलीविजन पे अगर बदमाशी शुरू कर देंगे तो बच्चे उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। अभी हमें एक मोहल्लेदार हमारा बता रहा था कि वो टेलीविजन के किसी किरदार को देख के एक लड़का अपना गिरेबान खोल के तो चौड़ा होके फिर रहा था। अच्छा। वो आगे से एक उधर कोने पे रहते हैं थानेदार साहब, उन्होंने उसे पकड़ के वो मारा।
वो इतना मेरा ख्याल है डीरामे में नहीं मारा उन्होंने। वो बेचारा बहाने बनाता रहा, बटन लगाने भूल गया दर्जी इसलिए खुला है गिरेबान। कभी वो कह रहा है भाईजान हमारी लाइट गई हुई है, गर्मी लग रही थी इसलिए खोला हुआ है। अब थानेदार मानने को नहीं है, वो कहते नहीं तुमने बदमाशी के लिए खोला हुआ है। वो मिन्नतें कर रहे हैं, नहीं थानेदार चच्चा डॉक्टर से जाके हमारा ब्लड प्रेशर चेक कराओ, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हमने इसीलिए गिरेबान खोला हुआ है, जरा हवा लगती रहे। हमारी अम्मी भी जब ब्लड प्रेशर बढ़ता था तो वो कहती थी जरा रोशनदान खोल दो। हमने भी सोचा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कपड़ों का रोशनदान खोल लेते। फिर एक और ड्रामा के कैरेक्टर से मुतासिर हो के हमारा एक मोहल्ले का लड़का आर्टिफिशियल चेन पहन के फिर रहा था। वो सनेचर आए, उन्होंने आके उसकी चेन खींची और चले गए। थोड़ी देर बाद वो वापिस आए, उन्होंने आगे लड़के को वो मारा के क्या बताऊं। उन्होंने कहा हमारा टाइम जाया किया, असली क्यों नहीं पहन के फिरते। भाई बंदूक असली, इसमें गोलियां असली और तुम आर्टिफिशियल चेन पहन के फिर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है भैया कि हमारे यहाँ जहालत ज्यादा है, अनपढ़ लोग ज्यादा है। अनपढ़ आदमी किसी से बहुत जल्दी मुतासिर हो जाता है। पढ़ा लिखा जो आदमी होता है ना, जिसके अंदर इल्म होता है, नॉलेज होता है, वो वजनी होता है, वो अपनी जगह से इतनी जल्दी हिलता नहीं है। क्रिएटिव आदमी यू मीन। हाँ, जाहिल आदमी खाली होता है बेचारा, वो थोड़ी सी हवा चले तो हिल जाता है। वाह वाह वाह। इसलिए यहाँ जहालत ज्यादा है। खुदा रा ये फैसले लोगों पे ना छोड़े, तो खुद फैसला कर लो तुमने क्या करना है। हमने तो एक करैक्टर दिखाया है। हाँ जी। कोई जाहिल आदमी लाजमन गलत जगह पे मुतासिर हो जाता है। हाँ जी। भैया गिरने में 1 सेकंड ही रह गया, पीछे होके बैठ जाएं। इतनी जल्दी भी नहीं गिर जाएंगे हम। वारे वाह। अल्लाह के फजल से हम जहाँ बैठते हैं सोच समझ के बैठते हैं। हम कोई खाली भांडा नहीं है। काली बर्तन। अरे आपको कहेंगे तो खाली बर्तन ही कहेंगे, उधर जो कह रहे हैं तो खाली भांडा ही कहना है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी ये जो नेस्ट्रो है, ये जो शादियां तोड़वाता है, ये कालों की शादी में भी जाता है? जाहिर है यार, जो 500 यूरो देता होगा उसकी शादी में पहुंच जाता होगा। इसको मना करो यार, कालों की शादी तो पहले बड़ी मुश्किल होती है। नाज़रीन दिलचस्प और हैरानकुन खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। नायरीन, आज न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर लेके आया है, वो सुन के आप में से कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि जेम्स बॉन्ड तेरा फेटे मुंह। बात इस तरह की है ना। अच्छा क्या हुआ? खबर ही ऐसी है। अब है, मैं क्या करूं, है यार आप ना सुनाएं, हम कहना नहीं चाहते, प्लीज आप ना सुनाएं। नहीं तो आप ना कहे ना, खबर तो मैंने सुनानी है। और मैं दुनिया टीवी पे कोई खबरनामा सुनाने के लिए तो भर्ती नहीं हुआ। आज खबर रहने दे, गजल सुना दे। भाई जी मुझे मजाहिया खबर सुनाने के लिए भर्ती किया गया, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। खबर मजाहिया ही है। अच्छा। मगर जो सीरियस अंदाज के लोग हैं, गौरी टैप, हाँ। वो कह सकते हैं कि जेम्स बॉन्ड फेटे मुंह। तुम खबर सुनाओ यार। लो जी, खबर है कि स्पेन में 500 यूरो लेकर शादी तुड़वाने वाला शख्स रातों रात मशहूर हो गया। शादी तुड़वाने वाला जी, एक तो कराने वाला होता है ना, हाँ। ये तुड़वाने वाला है। जेम्स बॉन्ड बहुत अच्छे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस लड़के की सर्विसेज चाहते होंगे। बिल्कुल। लो जी, अर्नेस्टो नामी इस बंदे की ऑफर है कि अगर कोई लड़का या लड़की एन शादी वाले दिन भी शादी नहीं करना चाहते तो वो उसे 500 यूरो अदा करें और बेफिक्र हो जाएं। वो शादी के रंग में ऐसी भंग डालेगा कि सब देखते रह जाएंगे। यार वैसे क्या फजूल कारोबार है इसका? मैं कहता हूँ जी कि उस लड़के ने अपनी एक वीडियो बना के ना तो सोशल मीडिया पे फेंकी है। इस तरह जिस तरह एक दोस्त दूसरे वाले सिगरेटां दी डब्बी नहीं फेंकदा। दोबारा फेंक के दिखा। ये
इस तरह उन्हें सोशल मीडिया पे अपनी एक वीडियो फेंकी है। अच्छा। तो लाला लाला हो गई है। यूरोप में उसकी जय जयकार हो गई है, लोग उसको डिस्कस करना शुरू हो गए हैं। तो ये करता क्या है भाई? यार करता ये है कि जो बंदा बेचारा शादी के चक्कर में फंस गया है, कुछ होते हैं ना जो लारा लपा ला के तो लड़की को कितनी देर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पे जिंदगी गुजारते हैं यूरोप में, और फिर चाह रहे होते हैं कि हुण गल मुक्की जाए, मगर शर्मिंदगी से नहीं मुकाते और शादी कर लेते हैं। वो इसको हायर करते हैं, 500 यूरो देते हैं। ये भाई साहब 500 यूरो लेते हैं और शादी पे पहुंच जाते हैं, और परी जंज दे विच वड़ के कह देता है, दिस बारात कांट गो। ये जंज नहीं जा सकती। अगो प्यो कह रहे थे वाट वे। यार अंग्रेजी में पूछते होंगे। ये कह देता है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। इस तरह का कोई चक्कर चला देता है। तो बराती फिर उसको मारते नहीं? नहीं भाई जी, गोरों में ये नहीं होता। गोरे ये कह देते हैं कि ओके इट्स योर, अपनी जंज लैके चले जाते हैं। बाहर निकल के अपने समान समून अपनी बस की छत ते चढ़न लग पे। ये फिर 500 यूरो गिन रहा होंदा ते कुड़ी उत्थे स्यापा कर रही होंदी। अजीजी भाईजान, ये खाना खुलने से पहले आता है या खाना खाने के बाद आता है? क्यों जी? उसे ना कोई लड़की का फिक्र है, ना कोई जहेज वरी का फिक्र है, ना कोई बारात के खर्चे का फिक्र है। उसे सिर्फ ये है कि रोटी असी खा लीए तो फिर भावे वो आ जाए। अजीजी, ये जो नेस्ट्रो है, ये जो शादियां तोड़वाता है, ये कालों की शादियों में भी जाता है? जाहिर है यार, जो 500 यूरो देता होगा उसकी शादी में पहुंच जाता होगा। इसको मना करो यार, तो कालों की शादी तो पहले बड़ी मुश्किल होती है। और भाई जी, आप लोकल देसी काले हैं, आपको ये डर लग रहा है। उधर जो काले हैं वो तो फेवरेट काले होते हैं। ये इधर होते हैं काला लाड़ा वेख के ते कोलों को माई कह देंदी, हाँ नहीं तुही तो कुड़ी डो भी छड़ी। उधर तो जिसका काले के साथ रिश्ता हो जाए तो सारे कहते हैं को गुड, व्हाट अ स्मार्ट लाड़ा। वैसे माफ करना अजीजी, ये अर्नेस्टो वाकई उल्लू के पट्ठों वाला काम कर रहा है। सही बात है, मगर ये देखो ना कि ये जो 500 यूरो लेके काम कर रहा है, इधर पाकिस्तान में कई लोग ये काम फ्री में कर देते हैं। हाँ, साडे महल्ले में है एक दीना जाम। अच्छा। चाय के कप पे ये काम कर देता है। लो ढिला जी ही जाके कहता कि तुम कितने फस गए हो। बस अगले एकदम सारे एक दूजे ने वेंदे ने कितने फस गए। इस मुंडे दे तो कोई 30 रिश्ते टुटे जे। हाँ, ये तो चवड़ा दा खच जे पूरा। तुम कितने फस गए हो? तुहानू पता है नवाल लो आए ने। ये तो 7-8 साल पहले मैं वेख्या सी गंजा हो गए। मैं तो भी सुनिया कि एवं कहता मैं BA किया, ਇਹਦੇ ਕੋਲ जाली सनद जे। और अल्लाह झूठ ना बुलावे, मेरा एक वाकफ दस रहा सी कि नशा भी करदा है। एवं 15 मिनट चो सारा लाड़ा उधेड़ के उथे रख के निकल जाता। अजीजी भाईजान, शादी हो भी जाए, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। और नहीं भी हुआ होता तो उनको लगना शुरू हो जाता। ऐसे आमा सही कह के गई जे, तुहानू पता है जदों दी कुड़ी आई है पिछली कंध बह गई। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा इस कुड़ी दे मुकलावे वाले दिन ताया जी हस्पताल च दाखिल होए सन। ताया सिगरेट पी पी के हार्ट अटैक करा बैठा, पा नूह ते देंदे ने। सही बात है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਤੀ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ? ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਏ, ਜਦੋਂ ਬੂਏ 'ਚ ਤੇਲ ਚੋਣ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। तेल बूहे च चोया कि बिजली के मीटर च चो। और ऐसे कह रहे होते हैं जैसे लाइट पहले कभी गई नहीं। हाँ याद आया, वलीमे तो रोटी भी थुड़ गई सी, बड़ी ओए तोई होई सी, बड़ी बिस्ती होई सी। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲੇ।
नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कराची की जेलों में तो जिंदगी के आम शोबों से हटकर मौसीकी और आर्ट की भी तरबियत दी जाती इन्हें ला जाओ, पुलिस 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 पुलिस। जब भी कभी हम सोचते हैं ना जेल के मुतालिक, जी जी ये जो जेल खाना होता है हाँ जी हाँ जी इसके मुतालिक पाकिस्तानी जब भी सोचते हैं ना तो जेहन में यही आता है कि कैदी ते लेतर। क्योंकि हम अक्सर फिल्मों में यही देखते हैं। हाँ, सही है। बिल्कुल। फिल्मों में जितने भी जेल के अंदर के सीन दिखाए जाते हैं हाँ जी या तो फिर जेड़ा कैदी है वो हीरो या विलन होवे ते फिर ओदा अटैक है ते नहीं ते जेड़े आम कैदी ने उन्हां दियां दौड़ां ही लगी आने। ਉਹ कदी जेलर आया जेलर आया जेलर आया कह के दौड़ रहे ने, कदी नूरी आया नूरी आया नूरी आया कह के दौड़ रहे ने। मतलब उन्होंने होर बेचारियों ਨੂੰ सुकून है ही नहीं। मगर आप कुछ लोग जानते हो, आप में से ज्यादातर नहीं जानते, जेल के अंदर ना जी अब इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, बाहर के मुमालिक में तो ये बड़ी देर से है हाँ जी कि कैदियों को अंदर बड़ी अच्छी तरबियत दी जा रही होती है, उनका अच्छा इंसान बनने का बंदोबस्त किया जा रहा होता हाँ है जी हाँ जी और ऐसी चीजें उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं कि ये जुराइम से दूर हो जाए, वाह। जुराइम भूल के अच्छी जिंदगी गुजारे और मेहनत की तरफ ये जाए। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस हवाले से बाहर के मुल्कों के अंदर तो कई जेलें ऐसी हैं कि जो बेचारे लवारस से लोग होते हैं ना जी, वो बाहर को छोटी मोटी वारदात करके खुद ही जेल में चले जाते हैं। तो कहते हैं यार बाहर खजलो ना लो, अंदर ठीक है। बिल्कुल। तो कुछ जगह पे जैसे कनाडा का मैंने पहले भी हवाला दिया था, उसे जेल कहते ही नहीं है, बिल्कुल। हाँ जी करेक्शन सेंटर कहते हैं। बहुत आला। कि ये इंसानों को ठीक करने का, इस्लाह करने का ये अदारा है। जी बिल्कुल तो हमारे पाकिस्तान में भी आप ये सुन के हैरान होंगे जी जी कि अब इस तरफ चल पड़े हुए हैं। अच्छा। हमारी जो जेल के हुकाम है ना जी, जी जी वो भी अब इस जहन के साथ काम कर रहे हैं जेलों के अंदर। वाह इससे पहले भी काम होता था, अंदर कालीन भी बनाए जाते थे, दरियां बनाई जाती थी, बहुत से काम होते थे, जी मगर वो बामुशक्कत कैद वाले कैदियों के लिए थे, हाँ जी जिनको बामुशक्कत कैद होती थी ना, सजा होती थी, जी उनसे ये काम करवाए जाते थे। सही। सही अब जो मौजूदा सेटअप है ना जेल का और मौजूदा जो हुकूमत है, हाँ जी इन्होंने इस तरफ को काम करना शुरू किया है कि इन कैदियों की इस्लाह की जाए, जी। जबरदस्त इनसे ऐसे काम करवाए जाएं या इनको ऐसा हुनर सिखाया जाए कि ये जेल से बाहर जाएं तो दोबारा जुर्म की दुनिया की तरफ ना जाएं, क्या बिल्कुल। बात बल्कि ये मेहनत करके अपनी रोटी रोटी कमा सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। वाह उस हवाले से ये जो मौजूदा आईजी हैं जी मियां फारूक नजीर, हाँ जी ये कहीं इंटरव्यू देते हुए मैंने सुना है इनको कि ये कह रहे थे जी कि हमने कैदियों को ट्रेनिंग देनी शुरू की है टफ टाइल बनाने की। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत से जेल खानों में ये टफ टाइल बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं इस नीयत के साथ कि हम मुख्तलिफ जेलों में ये टाइल बनाने की फैक्ट्रियां लगाएंगे सही और वहाँ इन कैदियों से काम करवाएंगे। और ये कैदी जो हैं जो काम करेंगे उस टफ टाइल फैक्ट्री में, हाँ जी हाँ जी और उन फैक्ट्रियों से जो प्रॉफिट होगा उसमें इन कारीगरों का यानी कैदियों का हिस्सा होगा, वाह। वेरी अच्छा। उस प्रॉफिट में हिस्सा होगा। क्या बात ये अंदर रह के सिर्फ कैद ही ना काटें, ये अब पैसे भी कमा सकते हैं। वाह। सही देखो ना, ये बड़ी अच्छी सोच है कि एक बंदा जो 5-7 साल 10 साल 12 साल अपने पूरे करेगा कैद के, हाँ जी तो वो जब बाहर जाएगा एक तो उसके पास कुछ पैसे होंगे, कैसे हो हाँ जी उसने कुछ इकट्ठे किए होंगे, सही वो जाके कोई काम कर सकेगा। दूसरा उसके पास हुनर होगा, वो जाके बाहर की किसी फैक्ट्री में काम कर सकेगा। बिल्कुल सही। एक दूसरा ये कि बहुत सारे कैदी ऐसे होते हैं जो जब जेल में आ जाते हैं तो उनका खानदान पीछे रुल जाता है, मासूम बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, पढ़ाइयाँ छूट जाती हैं, इलाज मुआवजा नहीं हो सकता, बूढ़े माँ बाप बेचारे दवाई के हाथों पड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो अगर एक कैदी जो है जिसे सजा हुई है वो अंदर से पैसे कमा के भी अपने घर भेजना शुरू कर देगा, बिल्कुल सही तो ये घर का जो मंजर है खौफनाक,
जी ये भी ठीक होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं इस पे दाद देता हूँ जेल हुकाम को और हुकूमत पाकिस्तान को और पंजाब हुकूमत को कि उन्होंने इस तरह का स्कीम बना के और इस तरह का चक्कर चला के तो कैदियों को पैसे कमाने के लिए सहूलत दी है और मौका दिया है। तो साथ साथ मैं गोगे को भी ऑफर दूंगा कि गोगे पड़े आ जा। तो यार तुम ये इस तरह की ऑफर गोगे को ही क्यों देते हो? यार गोगा ही हम में पहलवान आदमी है। आपको पता है इस तरह के लोग जो हैं पहलवान टाइप लोग जेड़े चौधरी होंगे ने वो ही फड़े जाते ने खी। अजीजी भाई गोगे ने अगर जेल में पैसे कमाए भी ना इसने घर नहीं भेजने, इन्हें उते ही नान चने खा छड़ने ने। फिर साथ जेल हुकाम को अपील करनी पड़ेगी ये टफ टाइल फैक्ट्रियों के साथ अंदर कहीं नान चने की रेड़ियां ना लगवा देना। अच्छा एक और चीज आपको बताऊं, सिर्फ टफ टाइल ही नहीं, पंजाब की जेलों में छोटी उम्र के कैदियों यानी बच्चों को LED बल्ब मरम्मत करने का काम सिखाया जा रहा है। और जो बड़े कैदी हैं वो सिर्फ टफ टाइल बनाने का काम ही नहीं सीख रहे, और भी बहुत से टेक्निकल काम सीख रहे हैं, यानी कंप्यूटर, फिर वेल्डिंग शेल्डिंग का काम भी, इलेक्ट्रिशियन का भी। अच्छा एक और आप बड़ा मजा लेंगे सुन के कि कैदियों को अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज जैसी जुबानें वगैरह भी सिखाई जा रही हैं। हाँ, और नए प्रोग्राम्स में इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि कैदियों को वो हुनर सिखाया जाए जो मुस्तकबिल में उनका रोजगार का जरिया बन सके। वाह 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 वाह। और जो बात अपना थैले और गौरी के लिए बड़ी अट्रैक्टिव है जी हाँ, वो ये है कि कराची की जेलों में तो जिंदगी के आम शोबों से हटकर मौसीकी और आर्ट की भी तरबियत दी जाती इन्हें ला जाओ, पुलिस 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 पुलिस। अच्छा इसमें मुझे याद है कि 2023 में कराची जेल के एक कैदी एजाज तस्लीम ने वो जो पेंटिंग बनाता था, आर्टिस्ट था वो, उसने 13 लाख रुपए कमाकर अपनी आमदनी से अपनी माँ को उम्रा करवाया और बहन की शादी के अखराजात उठाए थे। और अब वो जेल के दूसरे कैदियों को ट्रेनिंग देता है, बाकायदा पेंटिंग सिखाता है। जब सेंट्रल जेल कराची में बाकी कामों के साथ साथ कंप्यूटर के बाकायदा कोर्सेज कराए जाते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। अच्छा। अभी 2 महीने पहले वहां 248 कैदियों को सर्टिफिकेट देने की तकरीब मुनक्कद की गई थी, हाँ, जिन्होंने कोर्स मुकम्मल किए। और एक और दिलचस्प बात यह है कि 2022 में पंजाब की जेलों में कैद अफराद को बैंक अकाउंट की सहूलत दी गई, जबकि दिसंबर 2023 से खैबर पख्तूनख्वा की जेलों के कैदी भी अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे कैदी हैं अब तो जो लंबी कैद काट रहे हैं लेकिन जेल में काम करके अपनी फैमिली की कफालत भी कर रहे हैं। क्या बात है। फिर पेशावर की सेंट्रल जेल में कैदी ऐसे ऐसे अरूसी लिबास तैयार करते हैं अच्छा। जो मार्केट में 1 से 1.5 लाख रुपए तक में बिकते हैं। अरे वाह। हाँ, ये कैदी सलमा सितारा, 4 सदा चप्पल, कल्चरल टोपी, 4 सदा गरम खद्दर, कपड़ा, चमड़े के पर्स, ये सब कुछ जेल के अंदर तैयार कर रहे हैं। हाँ जी गोगे बेफिक्र। यार ये तो सेंटर जेल ना हुई, सेंटर मार्केट ही हो गई। यानी ये काम जो है ना जो बाहर हम सुनते थे अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा की जेलों में, अब वो यहाँ हमारे यहाँ भी शुरू हो चुके हैं। बाहर के जेलों में तो बहुत पुराना रवाज है ना जी, कैदियों को तालीम भी दी जाती है, उनसे ऐसे ऐसे काम लिए जाते हैं जिनसे उनको फायदा हो। बाकायदा जेलों में लाइब्रेरियां बनी हुई हैं। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा आगे है ना जी। तो शुक्र है हम लोगों को भी अगर ख्याल आया है या हमारी भी तवज्जो इस तरफ हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता और बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। अजीजी, इतने सारे लोग अंदर कैद होते हैं, उनसे काम लेना चाहिए यार। हाँ हाँ भाई, बहुत सारे ममालिक में तो आप हैरान होंगे कि कैद के दौरान ही उनको फायर फाइटर की ट्रेनिंग दी जाती है, आग बुझाने की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनको भेजा जाता है कैद के दौरान भी। वो बाकायदा उनको भेजा जाता है मुख्तलिफ जगहों पे, अगर कोई आग शाग लग जाए, कोई ऐसा हादसा हो जाए तो वो जाते हैं, वो ट्रेंड होते हैं, जाके वो काम करते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत देर तक
बिल्कुल सुम्मन बुकमन, बस कैद हो गया जी और अंदर सड़ रहा है। हाय। वैसे तो यहाँ भी जो कैदी पढ़ना चाहता है, ये बड़ा पुराना रवाज है हमारे जेल खानों में भी कि वो पढ़ सकता है, मगर सिर्फ जो पढ़ना चाहे ही क्यों, जी सबको पढ़ाना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। उनको मजबूर करना चाहिए कि भाई तालीम हासिल करो। और फिर हुकूमतें ऐसी ऐसी स्कीमें बनाती हैं जिससे अट्रैक्शन पैदा होती है। तुम मैट्रिक अगर कर लोगे अंदर तो तुम्हारी इतनी कैद माफ हो जाएगी, अगर इंटरमीडिएट पास कर जाओगे तो फिर इतनी और मजीद कैद माफ हो जाएगी, बीए कर लोगे तो और माफ हो जाएगी, एमए करके तुसी जाओ घर अपने। तुम सही कह रहे हो अजीजी, किसी भी इंसान को जाया नहीं करना चाहिए, उसे काम में लाना चाहिए, वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर। बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाएं। बहुत अच्छा। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।